गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कंफर्म करो। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग। हाँ जी, तो स्टार्ट करें क्या आज की क्लास? मुझे लगता है आवाज आ रही है। तो स्टार्ट करें क्या? ठीक है, डन। सो एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं एक बारी मैं फटाफट बता दूं आपको। लास्ट क्लास में हम लोग बेसिक पे, डीए, कमीशन, बोनस, हम ये सब चीजें कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ चुके हैं कि एचआरए के कैलकुलेशन कैसे करनी है। फिर हमने डिस्कस किया हुआ है कि अलाउंसेस की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकालनी है। इसके बाद हमने रिवाइज किया था अबाउट ग्रेचुटी, रिटायरमेंट बेनिफिट में ग्रेचुटी। आज की क्लास के अंदर मैं आपको पहले पेंशन कराऊंगा, फिर इसके ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो हम करते चलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो पहले पेंशन डिस्कस कर लेते हैं। सो पेंशन दोस्तों सेक्शन 10(10)(a) में आता है और पेंशन के अंदर दो केसेस होते हैं। या तो पेंशन कम्यूटेड होती है और एक होती है अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन जो होती है ना, वो इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, उसको बोलते हैं अनकम्यूटेड। और अनकम्यूटेड जो इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, जैसे कि मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ये पेंशन आपने हमेशा सुनी है। ये पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप अदर एम्प्लॉयज हो। अगर हम बात करें कम्यूटेड पेंशन की, तो कम्यूटेड पेंशन होता है जैसे लमसम। कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? लमसम। जब आपको पेंशन लमसम में मिलती है, हम उसको कम्यूटेड पेंशन बोलते हैं। और दोस्तों कम्यूटेड पेंशन में, कम्यूटेड पेंशन जो है वो आपको, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको ये फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बट अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको ये टैक्सेबल हो सकता है। कम्यूटेड पेंशन यानी लमसम पेंशन। लमसम पेंशन जो आपको मिलती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिले तो फुली एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन हो सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। यस और नो? अच्छा, जो एनी उस वो तो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। एनी अदर एम्प्लॉयज की बात करें तो इसके अंदर दो केस होते हैं। या तो आपको ग्रेचुटी मिल रही है या आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही। अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट।
और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। मैंने बोला अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट, और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इस प्रकार हमारी ये पेंशन की बात है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करना है, तो पेंशन के ऊपर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पेंशन पे क्वेश्चन देख लेते हैं, आओ। आओ पेंशन पे क्वेश्चन देखते हैं। पेंशन पे क्या क्वेश्चन हो सकता है? जैसे ग्रेचुटी के हमने काफी क्वेश्चन किए थे, ऐसे ही पेंशन के एक दो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ये देखो, मिस्टर प्रसाद retired on 15th of April 2023 from B Company Limited. He was entitled to a pension of 4,000 रुपए महीना। तो अनकमिटेड पेंशन मिल रही है 4,000 रुपए महीना। At the time of retirement, he also got 75% of the pension commuted। 75% पेंशन कम्यूट करा ली है और 1,20,000 एज अ कम्यूटेड पेंशन मिला। कंप्यूट द टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो हम लोगों ने अभी अभी तो पढ़ा अनकम्यूटेड पेंशन फुली टैक्सेबल होती है, और जो कम्यूटेड पेंशन होती है इसके अंदर डिपेंड करेगा कि आपको ग्रेचुटी मिल रही है या आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही। अगर आपको ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट, और अगर आपको ग्रेचुटी नहीं मिल रही तो हाफ ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। नाउ अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की, बच्चों ये आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर किसी को ना मिले प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब आपको अनकम्यूटेड पेंशन नहीं, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कम्यूटेड पेंशन निकालना है। सो टैक्सेबल पोर्शन ऑफ कम्यूटेड पेंशन, जिसमें आपको दिया हुआ है कि आपको पहला पार्ट, अगर हम पहले पार्ट की बात करें, आपको कम्यूटेड पेंशन कितनी मिली है? कम्यूटेड पेंशन मिली है कितनी? 1,20,000। इसमें से माइनस करना है हमें एग्जेम्प्ट। कैसे निकालते हैं हम एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट निकालते हैं अगर ग्रेचुटी मिल रही है। क्या क्वेश्चन में लिखा है? पहले पार्ट में ग्रेचुटी मिल रही है, तो पहले पार्ट में अगर ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ द टोटल कम्यूटेबल पेंशन इज एग्जेम्प्ट। नाउ ये जो कम्यूटेड पेंशन है, क्या मैं इसी को कम्यूटेबल बोलता हूं? नहीं, ये कम्यूटेड है, और कम्यूटेड और कम्यूटेबल में फर्क होता है। कम्यूटेबल होता है टोटल। तो दोस्तों ऐसे केस में हमें कम्यूटेबल पेंशन निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में लिखा है दैट 75% ऑफ द पेंशन इज कम्यूटेड एंड रिसीव 1,20,000 एज कम्यूटेड पेंशन। तो अगर मैं कह रहा हूं 75% ऑफ टोटल इज इक्वल टू कितना रुपए मिला है? 1,20,000। 1,20,000। तो टोटल कम्यूटेबल पेंशन क्या होगी? 1,20,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100। तो कितने रुपए हो गई? 1,60,000 रुपए। बताओ यस और नो। अब ये टोटल कम्यूटेबल पेंशन आ गई, इसको बोलते हैं टोटल कम्यूटेबल पेंशन, मतलब जितनी पेंशन कम्यूट कराई जा सकती है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये 75% के बराबर है तो टोटल क्या होगा? टोटल होगा 1,60,000। अब बच्चों इस 1,60,000 रुपए का हमें क्या करना है? हमें क्या करना है इस 1,60,000 का? क्योंकि ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 इज एग्जेम्प्ट। तो 1/3 कर दो 1,60,000 का, 53,333। ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बताओ टैक्सेबल क्या आया? 66,667। ये आ गया मेरा आंसर। एनी डाउट? एनी डाउट? समझ में आया कि नहीं?
इसी का दूसरा पार्ट, कम्यूटेड पेंशन रिसीव हुई है कितनी, 1,20,000। इसमें से जब मैं एग्जेम्प्ट निकालूंगा तो क्या करूंगा, कम्यूटेबल पेंशन का, जो मैंने यहां वर्किंग की है ना कम्यूटेबल पेंशन की, इसका हाफ कर देंगे। क्या कर देंगे, हाफ। तो टोटल कम्यूटेबल पेंशन का हाफ 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2 यानी 80,000। इतना अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बताओ टैक्सेबल कितना आएगा, 40,000। क्या ये आंसर्स क्लियर है? क्या ये आंसर्स क्लियर है? बच्चों अब से मैंने डिसाइड किया है, क्योंकि लाइव में बच्चे आते हैं कम, तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं सिर्फ रिकॉर्डेड ही दूंगा। बस बहुत हो गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि लाइव में आने का फायदा नहीं है। अगर बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड ही लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रिकॉर्डेड में आएंगे। ठीक है, अब आगे से जितनी भी क्लासेस होंगी वो सब रिकॉर्डेड मिलेंगी। नाउ ये बात समझ में आ गई कि नहीं, टैक्सेबल अमाउंट। आओ एक दो क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके अंदर अनकम्यूटेड पेंशन भी है और कम्यूटेड पेंशन भी है, अनकम्यूटेड भी है और कम्यूटेड भी है। आओ जरा देखें। A retired from the service on 1/11/23 after serving 18 years and 9 months. At the time of retirement, he was entitled to a following remuneration: salary 5,000 per month, DA 20% of salary, जिसका 60% is forming part, जिसका 60% is forming part. On retirement, he received a sum of rupee 1,20,000 as gratuity. ठीक है, ग्रेचुटी भी मिल रही है। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, ग्रॉस सैलरी निकालनी है। क्या निकालनी है, ग्रॉस सैलरी। तो राइट डाउन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 18। क्वेश्चन नंबर 18। आपको इसमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है। ये देखो, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले बेसिक पे, बेसिक पे कितना दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, आप 1/11/23 तक नौकरी करते रहे, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर 1/11/23 तक की बात करें तो आप 1 नवंबर तक आपको बेसिक पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी 7 महीने, है ना, क्योंकि 1 नवंबर से आपने रिटायरमेंट ले ली है। तो बच्चों बेसिक पे कितना आएगा, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7 महीने, कितना आएगा, 35,000। कितना आएगा, 35,000। इसके बाद आपको क्या मिला, डीए। डीए के बारे में क्या लिख रहा है, 20% ऑफ सैलरी, 20% ऑफ सैलरी। अब 20% ऑफ सैलरी की बात करें तो सैलरी कितनी है, 35,000, इसका 20% 7,000। फिर इसके बाद आपको क्या मिल रही है, ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कितनी मिल रही है, 1,20,000। इसमें से माइनस करेंगे क्या, एग्जेम्प्ट, अंडर सेक्शन 10(10), एग्जेम्प्ट माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 10(10). ये एग्जाम निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी 3 लिमिट्स होंगी। पहली बात तो ये बताओ, क्या आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड हो या आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो। क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम मानते हैं कि ग्रेचुटी एक्ट में आप कवर्ड नहीं हो, आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो। और अगर आप ग्रेचुटी एक्ट में कवर्ड नहीं हो
तो 3 लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं? पहली, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव विच इज 1,20,000। सेकेंड, एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्या क्वेश्चन में सैलरी में कोई चेंज है कि नहीं? नहीं है। तो बेसिक पे दिया है और डीए दिया हुआ है 20% ऑफ बेसिक पे यानी 1,000, और इसका 60% इज फॉर्मिंग पार्ट यानी 5,600। तो 5,600 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ये बात हमने पिछली क्लास में की थी। 18 साल 9 महीने है तो 18 साल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 50,400। लास्ट लिमिट क्या है? लास्ट लिमिट है 20 लाख रुपए। बताओ विच एवर इज लेस। तो ये अमाउंट सबसे कम हो जाएगा, ये अमाउंट माइनस हो जाएगा और कितना टैक्सेबल हो जाएगा? 69,600। डन। बेसिक पे हो गया, डीए हो गया, ग्रेचुटी रिसीव हो गया। इसके बाद आपको क्या लिखा है? पेंशन। अब अनकमिटेड पेंशन आपकी कितनी दी हुई है जल्दी बताओ। अनकमिटेड पेंशन इज इन इंस्टॉलमेंट्स। कितनी दी हुई है? 2,500 रुपए पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1/11/2023। अब एक बात बताओ, 1/11 तक तो आपने रिटायरमेंट ली ही नहीं, 1/11 के बाद आप रिटायर हुए हो, तो 1/11 नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने आपको इस साल में पेंशन मिलेगी। कितने महीने मिलेगी? 5 महीने। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। अब 1 जनवरी को ध्यान से सुनना, ये देख, ये स्टोरी देख, 1/4/23, 31 मार्च 24, इस स्टोरी के बीच 1/11 को, 1/11 को रिटायरमेंट ले ली है। तो इससे पहले तो आपको क्या मिल रही थी? सैलरी। यहां से आपको क्या मिलनी स्टार्ट हो जाएगी? पेंशन। इज दैट क्लियर? यहां से क्या मिलनी स्टार्ट हो जाएगी? पेंशन। अब हुआ ये, 1 नवंबर को आपको पेंशन मिली होगी, इस नवंबर मंथ में कितनी मिली होगी? लिखा हुआ है 2,500 रुपए महीना, तो 2,500। फिर दिसंबर में भी आपको कितनी मिली होगी? 2,500। बट 1 जनवरी को आपने 60% पेंशन कम्यूट करा लिया। 60% मतलब आने वाला 60% लमसम ले लिया। तो 60% लमसम ले लिया तो कितना अभी भी अनकमिटेड वे में मिलेगा? वो होगा 40%। बोलो हाँ या ना। यानी 2,500 का 40% आपको अनकमिटेड वे में मिलेगा। भाई देखो, 100 रुपए की पेंशन है एग्जाम्पल के तौर पे, जिसमें से 60% आपने एक साथ ले लिया लमसम, तो 40% अभी भी आपको अनकमिटेड वे में मिलेगा। हाँ या ना? तो 40% कैसे निकाला? 2,500 का 40%। तो बच्चों 2,500 आपको 2 महीने के लिए मिले, एक तो नवंबर और एक दिसंबर, और फिर इसके बाद 2,500 का 40% आपने अनकमिटेड वे में ले लिया। मल्टीप्लाई बाय करेंगे इसको किससे? 3 मंथ्स के साथ, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो बताओ, अनकमिटेड पेंशन तो फुली टैक्सेबल होती है ना, तो ये हमारी पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। 5,000 प्लस ये बना 1,000 इंटू 3 8,000, तो 5,000 इंटू 3 8,000 रुपए। अनकमिटेड पेंशन हो गई 8,000 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? अनकमिटेड पेंशन हो गई 8,000 रुपए। इसके बाद प्लस कम्यूटेड पेंशन, प्लस कम्यूटेड पेंशन। अब बताओ कम्यूटेड पेंशन कितना है? कम्यूटेड पेंशन दिया हुआ है कितना है? 1,50,000। बट आपको पता है कम्यूटेड पेंशन में आपको क्या मिलेगी? एग्जेम्पशन। बताओ कितनी एग्जेम्पशन मिलती है? बताओ कितनी एग्जेम्पशन मिलती है कम्यूटेड पेंशन में? क्योंकि ग्रेचुटी मिल रही है तो 1/3 ऑफ टोटल मिलेगा। अब हमें 1/3 ऑफ टोटल, तो पहले टोटल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? टोटल। टोटल कम्यूटेबल पेंशन, जिसको निकालने के लिए यहां पे दिया है 60% ऑफ द टोटल इज कम्यूटेड। कितने रुपए के लिए? 1.5 लाख रुपए के लिए। तो क्या मैं टोटल निकाल सकता हूं? हाँ सर निकाल सकते हो।
1.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आया 2.5 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए मेरी हो गई टोटल कमिटेबल पेंशन। अब बच्चों अगर मेरी टोटल कमिटेबल पेंशन 2.5 लाख है, इसका कितना परसेंट मुझे एग्जेम्प्ट मिलेगा 1/3। तो ये कितना हो गया 2.5 लाख डिवाइड बाय 3, 83,333। कितना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा 66,667। तो बच्चों मेरी आ गई ग्रॉस सैलरी। कितनी आ गई ग्रॉस सैलरी जरा बताओ। 35,000 प्लस 7,000 प्लस 69,600 प्लस 8,000 प्लस 66667, 186,267। तो हमारा आंसर आ गया 1,86,267। ये हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ग्रॉस सैलरी निकालनी आ गई, ग्रॉस सैलरी निकालनी आ गई। ठीक है जी, तो इस प्रकार हमें फाइंड आउट करना है। आगे आ जाओ दोस्तों, हमारा अगला जो मुद्दा है वो है रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। क्या है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। बच्चों तो उससे पहले लीव सैलरी, लीव सैलरी का सेक्शन आता है सेक्शन 10(10)AA। अब बच्चों लीव सैलरी में दो केसेस होते हैं। लीव सैलरी क्या होता है आप लोग जानते हैं, जब भी आपकी छुट्टियां बची होती हैं कंपनी के अंदर, तो आप चाहो तो उन छुट्टियों को या तो ले लो या फिर छुट्टियों के बदले में पैसे ले लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीव सैलरी। क्या बोलते हैं इसको? लीव्स के बदले में सैलरी। नाउ लीव सैलरी दो प्रकार की हो सकती है, ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब या आफ्टर रिटायरमेंट। अगर लीव सैलरी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब मिलती है तो वो फुली टैक्सेबल होगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर आप बात करो कि लीव सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट या रेजिग्नेशन के बाद मिलती है, तो ऐसे केस में दो केस होंगे, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो लीव सैलरी फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अगर अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके अंदर 4 लिमिट्स होंगी। उन 4 में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पहला एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, सेकंड एवरेज सैलरी इंटू 10, थर्ड एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेल्ड, और फोर्थ 25 लाख रुपए। फिर से बोलो क्या क्या है? एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, सेकंड एवरेज सैलरी इंटू 10, थर्ड एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेल्ड, और लास्ट लिमिट 25 लाख रुपए। ये 4 लिमिट्स होंगी, इन चारों में जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट इज एवरेज सैलरी हियर? एवरेज सैलरी मींस एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट डेट से पहले के जो 10 महीने होंगे उसका हम क्या करेंगे दोस्तों? एवरेज। नाउ सैलरी क्या होगी? सैलरी का फॉर्मूला वही है जो हम लोग एचआरए में भी पढ़ते आए हैं, बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन से वाला, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। इसको मैं बेबी सैलरी बोलता हूं अपनी क्लासेस में। आगे लीव्स अनअवेल्ड कैसे निकालते हैं? सर लीव्स अनअवेल्ड निकालने के लिए आपको ये एक रूल निकालना पड़ेगा, कंपनी रूल्स, इनकम टैक्स रूल्स। जो छुट्टियां कंपनी के हिसाब से मिलनी चाहिए थी वो हमने यहां लिख दी लीव्स अलाउड, उसमें से कितनी छुट्टियां आपने अवेल कर ली वो कर दी माइनस, कितनी छुट्टियां बची हैं उसको बोलते हैं अनअवेल्ड। क्या ये बात क्लियर है? तो अलाउड माइनस अवेल्ड इज इक्वल टू अनअवेल्ड। तो ये हमारा आगे कंपनी रूल्स के हिसाब से। दोस्तों इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से कितनी लीव्स अलाउ होनी चाहिए एक साल में या तो 30 दिन या फिर 1 महीना। एक साल में या तो 30 दिन या 1 महीना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इन अ कंप्लीट ईयर, मतलब ये गवर्नमेंट ने लिमिट क्या कर दी है? सेट कर दी है कि आपको इससे ज्यादा छुट्टियां अलाउ नहीं होंगी। इज दैट क्लियर एवरीवन? इससे ज्यादा छुट्टियां अलाउ नहीं होंगी। तो 30 डेज और 1 मंथ इन अ कंप्लीट ईयर, और उसमें से छुट्टियां जो अवेल की हैं वो ही यहां पर आएंगी और वो यहां पे आएंगी, और फिर जो बच गई वो हमें तो ये वाला चाहिए, लीव्स अनअवेल्ड चाहिए एज पर इनकम टैक्स रूल्स, और उसी को हम लोगों ने इस फॉर्मूले में लिखा है लीव्स अनअवेल्ड। क्या ये बात क्लियर है? और लास्ट लिमिट है दोस्तों 25 लाख रुपए। चारों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? मंथ्स और डेज आर टू बी कंप्लीटली इग्नोर्ड। मंथ्स और डेज को कंप्लीटली इग्नोर करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। क्या ये बात क्लियर है? खत्म। आओ इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं।
ये देखो, मिस्टर रंजीत एक एम्प्लॉई है एबीसी लिमिटेड में, retired from company on 30th November 23. At the time of retirement, he received 1,44,000 as leave salary from his employer. Following information is provided by the employee. क्या आपको सैलरी दी है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विच इज पर मंथ, कितनी दी है 9,000. आपको पीरियड ऑफ सर्विस दिया है 20 years and 8 months. आपको लीव एनकैशमेंट दिया है 1,44,000. आपको लीव अवेल्ड वाइल इन सर्विस दी है 14 महीने, मतलब आपने 14 महीनों की छुट्टी आज तक आप ले चुके हो. लीव्स अनअवेल्ड अभी कितनी बची हैं, 16 महीने. एवरेज सैलरी आपको दे दी है पिछले 10 महीनों की, कितनी 8800. अच्छा लीव, फिर इसके बाद जब ये दे दिया तो इसकी जरूरत ही नहीं है, बोलो सिर्फ इसी की जरूरत है. लीव अलाउड कितनी है, एक साल में 1.5 महीना. ये एज पर इनकम, ये एज पर कंपनी रूल्स है, क्योंकि इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से तो फिक्स है ना, एक साल में कितना, 1 महीना. ये कह रहे एक साल में 1.5 महीना कंपनी वाले अलाउ करते हैं. क्या ये बात क्लियर है? अब बच्चों जब मैं इसको फाइंड आउट करूंगा तो इसको कैसे फाइंड आउट करूंगा, आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24. बताओ 24 हमें निकालना है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लीव एनकैशमेंट, जिसमें आप लोग लिखोगे लीव सैलरी कितनी रिसीव हुई है, लीव सैलरी कितनी रिसीव हुई है. लीव सैलरी रिसीव हुई है, लीव एनकैशमेंट 1,44,000. इसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10AA), और इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट. ये माइनस करने के बाद आ जाता है टैक्सेबल. अब बच्चों वर्किंग नोट, मिनिमम ऑफ फॉलोइंग 4 लिमिट्स. पहली लिमिट एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव 1,44,000. सेकेंड लिमिट एवरेज सैलरी इंटू 10. एवरेज सैलरी आपको ऑलरेडी दे दी है तो हमें दिमाग लगाना नहीं है. 8800 इंटू 10, ये आ गया 88,000. हमारी थर्ड लिमिट क्या है, एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेल्ड, तो 8800 इंटू लीव्स अनअवेल्ड. अब लीव्स अनअवेल्ड कैसे निकालेंगे, लीव्स अनअवेल्ड निकालने के लिए हमें चाहिए होगा कंपनी रूल्स माइनस इनकम टैक्स रूल्स. हमें चाहिए होगा लीव्स अलाउड कितनी है, हेलो बेटा, हेलो स्पर्श, लीव अलाउड कितनी है, एक साल में कितने दिन की छुट्टी, 1.5 महीना. और आपको मंथ्स को इग्नोर करना है. यहां 20 साल पूरा कंप्लीट किया है तो 20 साल इंटू 1.5 महीना कितना बना, 20 साल इंटू 1.5 महीना कितना बना, 30 महीने. इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से आपको एक साल में एक ही महीना अलाउड है, तो 20 साल में कितने महीने बने, 20 महीने. इसमें से आप क्या करोगे, कितनी छुट्टियां आपने ले ली, वो जो छुट्टियां ले ली वो इसमें से माइनस कर दो. लीव्स अवेल्ड कितनी, 14 मंथ्स, ये माइनस कर दो. यहां पे भी माइनस कर देंगे, ये आ गया 16 महीने और ये आ गया 6 महीने. लीव्स अनअवेल्ड. बच्चों ये जो 6 महीने है इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 8800 इंटू 6, 52,800. लास्ट लिमिट 25 लाख, विच एवर इज लेस. बच्चों 52,800 सबसे लेस है, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा 52,800, और बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा. तो 144,000 माइनस 52,800 विच इज 91,200. ये अमाउंट हमारा टैक्सेबल हो गया. क्या ये बात क्लियर है? ये है लीव सैलरी. तो लीव सैलरी में हमें इन्हीं बातों पे ध्यान देने की जरूरत है.
ज्यादा से ज्यादा एवरेज सैलरी की कैलकुलेशन करनी होगी, और वो भी वैसे ही है जैसे हमने ग्रेचुइटी में करी थी। सिर्फ यहां पर भी 10 महीनों का जो एवरेज लेंगे, इसमें उस दिन को छोड़ना है जिस दिन में आप रिटायर हुए, उससे पहले के 10 महीने लेने हैं। सपोज सपोज आप 15 जून 2024 को रिटायर होते हो, तो आपको 15 जून 24 से 10 महीने, 15 जून को छोड़ के उससे पहले के दिन से, यानी 14 जून से 24 से लेकर पिछले 10 महीने तक जाना है, और उसकी हमें सैलरी का एवरेज करना है। और सैलरी का एवरेज तो आप तभी करोगे ना जब आपके सैलरी के अंदर कुछ ड्यूरिंग दैट 10 मंथ्स कुछ चेंज आया है। अगर उन 10 महीनों में कोई भी चेंज नहीं आया तो हमें एवरेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम किसी भी चीज को प्लस 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 करके डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो वो तो सेम ही अमाउंट आएगा, तो इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? अब जैसे यही है क्वेश्चन नंबर 25, देखो। Jatin Chopra, an employee of Reliance Limited, retired from 1st of January after serving 16 years and 7 months. At the time of retirement, he received a sum of 50,000 as leave encashment. तो आपको बताना है लीव इनकैशमेंट एग्जेम्प्ट कितना होगा। तो एग्जेम्प्ट के लिए आपको 4 लिमिट्स याद करनी है। जो हमारी पहली लिमिट है वो है एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव, कितनी है? 50,000 रुपए। सेकेंड लिमिट है एवरेज सैलरी इंटू 10। अब एवरेज सैलरी के लिए आपको डेटा दे दिया है कि आपकी इंक्रीमेंट हुई है 1 जुलाई 2023 से, 1 जनवरी 24 को आपने रिटायरमेंट ली। ओके, अब ये देखो कब रिटायरमेंट लिए? 1 जनवरी 24। इसका मतलब है हमें इसके पहले के 10 महीने देखने, तो दिसंबर मंथ लेना है ना, ऐसे ही नवंबर मंथ लेना है, ऐसे ही अक्टूबर मंथ लेना है। तो हम इसी तरीके से चलते रहेंगे, बोलो हाँ या ना? इसी तरीके से चलते रहेंगे, और इसी तरीके से हम लोग तब कहां तक जाएंगे? 10 महीने। क्या मेरी बात समझ में आई? यानी 1 मार्च तक, और उन 10 महीनों का हमें एवरेज करना है। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपकी सैलरी 1 जुलाई से मैं यहां पे बीच में 1 जुलाई बना देता हूं, इस डेट से आपकी सैलरी 500 रुपए की इंक्रीमेंट के बाद आई, और 1 जनवरी पे आपकी सैलरी थी कितनी? उस वक्त रिटायरमेंट के वक्त आपकी सैलरी कितनी थी? 5,000। मतलब 1 जुलाई से आपकी सैलरी 5,000 हो गई थी। इससे पहले आपकी सैलरी कितनी थी? 4,500। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मार्च, अप्रैल, मई और जून, 4 महीने आपको सैलरी कितनी मिली? 4500 इंटू 4 महीने, यानी 18,000। और उसके बाद 5,000 रुपए के हिसाब से 6 महीने तक आपको सैलरी मिली, तो ये बन गए 30,000। तो ये बन गया 10 महीनों की सैलरी 48,000। और हमें डीए दिया नहीं हुआ, कमीशन दिया नहीं हुआ, इसी का एवरेज करना है, तो डिवाइड बाय 10 महीने कर देंगे, तो ये आ गया 4,800 रुपीज पर मंथ। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? अब ये जो 4,800 पर मंथ आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, तो ये आ गया 48,000। हमारी थर्ड लिमिट होगी 4,800 मल्टीप्लाई बाय लीव्स अनअवेल्ड। अब हमें लीव्स अनअवेल्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एक तरफ लिखेंगे कंपनी रूल्स और एक तरफ लिखेंगे इनकम टैक्स रूल्स। पहले लिखेंगे लीव्स अलाउड कितनी है, एक साल में आपको कितनी छुट्टियां दी गई हैं। एक साल में 40 दिन की छुट्टी देने की बात हो रही है, और आपने कितने साल काम किया? 16 साल। तो एक साल में 40 दिन है, तो 16 साल में कितना होगा? 16 इंटू 40, यानी 640 छुट्टियां, है ना। इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से एक साल में 30 दिन, तो 16 साल में कितना? 480 दिन। इसमें से लीव्स अवेल्ड कितनी की है? क्वेश्चन में लीव्स अवेल्ड नहीं दिया, अनअवेल्ड दिया हुआ है, ध्यान से देखो। तो अनअवेल्ड लिख लेते हैं 300 दिन। अगर ये 300 दिन है तो ये अवेल्ड आ जाएगा कि नहीं? कितना आ जाएगा? 340 दिन। क्या ये बात क्लियर है? और अगर ये 340 है तो यहां भी 340 दिन लिख दो, और माइनस करके आ गया 140 दिन। ये आ गया हमारा क्या? लीव्स अनअवेल्ड। ये क्या आ गया हमारा? लीव्स अनअवेल्ड। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये लीव्स अनअवेल्ड आ गया। अब लीव्स अनअवेल्ड आ गया, इसको हमें क्या करना है? फॉर्मूले के साथ मल्टीप्लाई करना है। मुझे एक बात बताना, 140 दिन आया ना, ये तो महीने की सैलरी है, तो इसको भी दिन महीनों में कन्वर्ट कर दो। 140 दिन डिवाइडेड बाय 30 दिन, एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन रहा है 4,800
4800 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 30 विच इज इक्वल टू 22,400। ये आ गया। और लास्ट लिमिट तो फिक्स है ना 25 लाख। बताओ विच एवर इज लेस, 22,400। मेरा आंसर आ गया 22,400 जो कि होगा एग्जेम्प्ट, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझसे एग्जेम्प्ट मांगा था। क्या ये बात क्लियर है? 22,400। क्या ये बात क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये है हमारा लीव सैलरी। दोस्तों इसके बाद मैं आगे बढ़ जाता हूं और आगे मैं बात करूंगा रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन की। सेक्शन नंबर है 1010B। बच्चों 1010B रिट्रेंचमेंट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट लग जाता है। जब आपको रिट्रेंच कर दिया जाता है कंपनी से, तो आपको 3 लिमिट्स के बेसिस पर एग्जेम्पशन मिलेगी। पहली, एक्चुअल जितना कॉम्पेंसेशन रिसीव हुआ। नंबर 2, एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और लास्ट लिमिट है 5 लाख। फिर से बोलो, एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव। सेकेंड है एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, है ना। और लास्ट लिमिट क्या है? 5 लाख रुपए। क्या ये बात क्लियर है? एवरेज सैलरी का मतलब है एवरेज ऑफ सैलरी ऑफ 3 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट। जिस महीने में आप रिटायर हुए हो ना, उसके पहले के 3 महीने लेने, 3 महीनों का एवरेज करना है। क्या ये बात क्लियर है? सर ग्रेचुटी एक्ट में तो आप लोगों ने जो सैलरी, सर ग्रेचुटी एक्ट में जो सैलरी लिखवाई थी, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट में, वहां पे एवरेज सैलरी का मतलब था 10 महीनों की एवरेज। और लीव सैलरी में भी अभी 10 महीने की एवरेज की बात करी। यहां पे 3 मंथ्स, क्योंकि ये एक्ट ही अलग है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। अच्छा, वहां पर कौन सा एक्ट था? वहां पे ग्रेचुटी के अंदर इनकम टैक्स एक्ट की बात हो रही थी। ग्रेचुटी में ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड और एक है ग्रेचुटी एक्ट नॉट कवर्ड। नॉट कवर्ड में अगर ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड नहीं है तो कौन सा एक्ट लगेगा? इनकम टैक्स एक्ट लगेगा। और अगर इनकम टैक्स एक्ट लग रहा है तो कितनी हमारी जो लिमिट होगी वो क्या होगी? एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे? 10 महीनों का एवरेज। और वैसे ही बट यहां पर कोई और एक्ट है ना, यहां पे कौन सा एक्ट लग गया? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से आपको 3 महीने का एवरेज करना है। ओके, मंथ्स और डेज। और इसमें कंप्लीटेड ईयर का क्या मतलब है? मंथ्स और डेज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स शैल बी कंसिडर्ड एज 1 कंप्लीट ईयर। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेचुटी में ग्रेचुटी एक्ट जब कवर्ड होता था तब होता था, बिल्कुल वही लिख रहे हैं। मंथ्स और डेज इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स शैल बी कंसिडर्ड एज 1 कंप्लीट ईयर। और अगर 6 मंथ्स या उससे कम होगा तो इग्नोर करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? ये हो गया रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। इसके बाद आ जाता है दोस्तों वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन, सेक्शन 1010C। बच्चों इसके अंदर 4 लिमिट्स देखने की जरूरत है। वॉलंटरीली अगर आप रिटायर होते हो तो 4 लिमिट्स है। पहली, एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव। सेकंड, मंथली सैलरी मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। नंबर 3, मंथली सैलरी इंटू 12 इंटू बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस। और लास्ट लिमिट है 5 लाख। सर बैलेंस का मतलब क्या है? कि अगर मान लो एज ऑफ रिटायरमेंट 60 साल है और आपने जिस ईयर में रिटायरमेंट ली है वो है 45 ईयर्स की एज में थे आप, तो कितने साल अभी भी बचे हुए हैं? 15। तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने साल आपने काम किया कंपनी में उसके साथ मल्टीप्लाई सेकंड लिमिट में करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? लास्ट लिमिट क्या है? 5 लाख। एक बार फिर से 4 लिमिट्स। पहली, एक्चुअल कॉम्पेंसेशन रिसीव। सेकंड, मंथली सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। नंबर 3, मंथली सैलरी इंटू 12 इंटू बैलेंस नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट इन द सर्विस। और लास्ट लिमिट है 5 लाख। विच एवर इज लेस, इन चारों में से जो सबसे कम होगा ना वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? मंथली सैलरी का फॉर्मूला है बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन कौन सी? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अच्छा, यहां पर मंथली सैलरी का फॉर्मूला क्या था? यहां पे सैलरी का फॉर्मूला क्या था? लिखवाया था क्या? नहीं लिखा, लिख लो। यहां पे सैलरी का मतलब है सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स। बेसिक पे प्लस डीए ऑल टाइप्स, ये है हमारी सैलरी। डन एवरीवन? कदम। तो ये वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन यहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैं बढ़ता हूं आगे। बच्चों आगे मैं आज की क्लास में डिस्कस करना चाहता हूं परक्विजिट्स। सेक्शन नंबर है 17(2) और इसमें परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैसिलिटीज। कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बहुत सारी तरह की फैसिलिटीज देती है और उन्हीं फैसिलिटीज में हमें परक्विजिट की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों पहली परक्विजिट की वैल्यू जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूं वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन। रेंट फ्री अकोमोडेशन में 2 केस होते हैं, या तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आप एक एनी अदर प्राइवेट एम्प्लॉय हो। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो अकोमोडेशन अगर कंपनी ने आपको विदाउट एनी रेंट दे दी तो ऐसे केस में उस पर टैक्स कैसे निकाला जाए?
तो बच्चों गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में याद रहे कि अनफर्निश्ड एकोमोडेशन अगर आपको मिली है, कौन सी, अनफर्निश्ड, तो ऐसे केस में जो भी लाइसेंस फीस होगा, क्या होगा, जो भी लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल्स, तो जो गवर्नमेंट ने रूल्स के बेसिस में, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बेसिस पर लाइसेंस फीस सेट की होगी, वही लाइसेंस फीस आपको क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। क्या मेरी बात समझ में आ गई? वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल्स हम लेंगे अनफर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू। इसके अंदर फर्नीचर ऐड करेंगे। अगर फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 10% ऑफ द फर्नीचर, 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट। क्या ये बात क्लियर है? और अगर फर्नीचर किराए पर लेकर दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस। क्या ये बात क्लियर है? फर्नीचर के हायर चार्जेस। इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं ना बच्चों, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा क्या, फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू। किसकी आ जाएगी? फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब अगर हम बात करें अदर एम्प्लॉइज की, तो अदर एम्प्लॉइज में दो केस होते हैं। अगर एकोमोडेशन कंपनी ने हायर पर लिया है, कंपनी ने हायर पर लिया और आपको दिया, किराए पर लेकर दिया, तो क्या होगा टैक्सेबल? 10% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। सैलरी का 10% या हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, अगर एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में तो डिपेंड करेगा कि एकोमोडेशन कहां दी गई है। अगर सिटी पॉपुलेशन ऐसी जगह पे एकोमोडेशन दी गई है जहां की सिटी पॉपुलेशन 15 लाख तक है, तो ऐसे केस में 5% ऑफ सैलरी। अगर सिटी पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख है तो ऐसे केस में 7.5% ऑफ सैलरी। और अगर सिटी पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो ऐसे केस में 10% ऑफ सैलरी। तो 5, 7.5 या 10% ऑफ द सैलरी। क्या ये बात क्लियर है? और सैलरी का मतलब क्या है? यहाँ पे सैलरी का फॉर्मूला है क्या? सैलरी इंक्लूड्स बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, अनकमिटेड पेंशन और लीव सैलरी। कौन सी वाली? ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब वाली। फिर से बोलो, कौन कौन सी चीजें आएंगी? बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन ऑल टाइप्स, बोनस ओनली करंट ईयर, ऑल टैक्सेबल पोर्शन ऑफ अलाउंसेस, अनकमिटेड पेंशन और लीव सैलरी ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब वाली। ये सारी सैलरी की जो डेफिनेशन है, इसी का हम लोग या तो 5% करेंगे या 7.5% करेंगे या 10% ऑफ सैलरी करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? नाउ सर, हाई अप एकोमोडेशन की वैल्यू अदर एम्प्लॉइज के लिए कैसे निकालेंगे? टोटल एकोमोडेशन की, मतलब फर्निश एकोमोडेशन की। तो उसमें फर्नीचर ऐड करना है। फर्नीचर बिल्कुल वैसे ही ऐड करना है जैसे अभी समझा था हमने। फर्नीचर अगर खरीद कर दिया है कंपनी ने तो 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट, और अगर किराए पर लेकर दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस, वो ऐड कर दो तो फर्निश एकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। इज दैट क्लियर? इसी के अंदर एक केस है कि अगर कोई अमाउंट आपसे चार्ज किया गया है, फर्नी एकोमोडेशन दी बट आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लिए गए, तो वो पैसे उसमें से क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से। अगर एकोमोडेशन आपको होटल में दी गई है, कहां दी गई है? होटल में, तो ऐसे केस में एकोमोडेशन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे और एक्चुअल हायर चार्जेस के साथ, विच एवर इज लेस। ठीक है, टैरिफ चार्जेस, होटल रूम चार्जेस, विच एवर इज लेस, और उसमें से हम रिड्यूस कर देंगे जो भी अमाउंट इंप्लॉई के द्वारा दिया जा रहा होगा कंपनी को इस परक्विजिट को अवेल करने के लिए। तो जो भी पैसे दिए जा रहे होंगे वो पैसे इसमें से क्या हो जाएंगे? माइनस। क्या ये बात क्लियर है? तो 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगी। और उसमें से अगर आपने कुछ अमाउंट चार्ज आपके ऊपर क्या हुआ है, आपसे कुछ लिया गया है, तो वो पैसा उसमें से माइनस हो जाएगा। अच्छा, होटल एकोमोडेशन ना एग्जेम्प्ट होती है अगर आपको होटल एकोमोडेशन कितने दिन तक के लिए दिया हो? 15 दिन तक के लिए दिया हो। और क्यों दिया गया हो? क्योंकि आपकी ट्रांसफर हो रही है एक प्लेस से अनदर प्लेस। क्या ये बात क्लियर है? अगर ये दोनों रीजंस पूरे होते हैं तो ऐसे केस में होटल एकोमोडेशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फिर से बोलो, होटल एकोमोडेशन एग्जेम्प्ट होगी अगर आपका होटल रूम कितने दिन तक के लिए दिया गया? 15 दिन तक के लिए दिया गया है। और ऑन किस वजह से दिया गया है? क्योंकि उसकी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसलिए दोस्तों, अगर इंप्लॉई is provided with an accommodation on account of his transfer from one place to another at a new place while retaining accommodation at another place, the value of perquisite shall be determined with reference to only one such accommodation which has lower perquisite value for a period not exceeding 90 days. Thereafter, both of the accommodation shall be taxable. क्या मतलब है? मान लो आपकी एक कंपनी में आपको जहां पे आप जॉब कर रहे थे, आपको एक अकोमोडेशन मिल गई दिल्ली में, जहां पे आप जॉब कर रहे हो।
अब आपको दिल्ली से आगरा भेजा जा रहा है और आगरा में आपको अलग एकोमोडेशन दी जा रही है, आपके पास ये एकोमोडेशन भी है और आपके दूसरी जगह पे भी एकोमोडेशन है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन दोनों एकोमोडेशन में से जो लोअर वैल्यू होगी, है ना, जिसकी लोअर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी। एक तो ये चीज, अगर 90 दिन बीत गए, ये चीज 90 दिन तक चलेगी, अगर 90 दिन बीत गए तो 90 दिन के बाद दोनों ही एकोमोडेशन आपको टैक्सेबल हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? दैट्स इट। इस पे एक क्वेश्चन करना बनता है, रेंट फ्री एकोमोडेशन पे एक क्वेश्चन करना बनता है। आओ जरा देखें। आर 29 क्वेश्चन, आर फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज रेम्युनरेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। आपको बेसिक पे दिया है, डीए दिया है, लंच अलाउंस दिया है, मेडिकल अलाउंस दिया है, सिटी कॉम्पेंसेटरी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ही इज प्रोवाइडेड विद रेंट फ्री एकोमोडेशन इन दिल्ली। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज 1 लाख, 1 लाख रुपए का फर्नीचर दिया गया है और 2 एसी दिए गए हैं जो कि हायर पे हैं। हैज बीन ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द एकोमोडेशन। हायर चार्जेस ऑफ ईच एसी इज 2000 पर एनम। हायर चार्जेस एसी का कितना है? साल का 2000 एक एसी का। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। अगर एकोमोडेशन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है और वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स, एज पर गवर्नमेंट रूल्स कितनी है? 500 रुपए महीना, 500 रुपए महीना। तो ऐसे केस में क्या होगा? राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर है 29। आपको इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय निकालना है पहले। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले आपको निकालना है वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। और अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए आपको वैल्यू दी है लाइसेंस फीस एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो है 500 रुपए महीना। तो साल का कितना हो गया? 6000। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करेंगे फर्नीचर। और फर्नीचर के लिए क्वेश्चन में दे दिया है कि 2 एसी किराए पर लिए हैं, तो 2 एसी किराए पर लिए तो 2 × 2000, 4000 वो हो गया। और 1 लाख का फर्नीचर दिया है अलग से, तो 1 लाख का जो फर्नीचर दिया है उसका 10%, 10,000। तो कितनी हो गई फर्निश्ड एकोमोडेशन की वैल्यू? 20,000। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बच्चों? ये तो हो गया पहला पार्ट। दोस्तों अगर ये बात बी पार्ट की बात करें, यानी केस ये होता कि अगर एकोमोडेशन प्राइवेट कंपनी ने दी होती और वो एकोमोडेशन हायर पे होती तो क्या होता? हायर पे होती तो क्या होता? इफ एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एबीसी लिमिटेड, ऐसे केस में वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कैसे निकालेंगे बताओ? 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो पहले होता था ना, ये 15% ऑफ सैलरी होता था, अभी 10% ऑफ सैलरी है। ठीक है, तो याद रहे 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस। अब हमें सैलरी चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? सैलरी। और सैलरी में क्या क्या चाहिए? बेसिक पे जो कि आपको दिया हुआ है। बेसिक पे कितना है? 12,000 रुपए महीना, तो साल का हो गया 144। डीए, डीए का हमें फॉर्मिंग पार्ट चाहिए 1000 है और 1000 का 40% इज फॉर्मिंग, यानी 400 रुपए इंटू 12, 4800। इसके बाद हम ऐड कर देंगे लंच अलाउंस। लंच अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, फुली टैक्सेबल 2400। मेडिकल अलाउंस भी किसी कैटेगरी में नहीं आता, फुली टैक्सेबल 6000। इसके बाद आपको दिया सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये भी किसी कैटेगरी में नहीं आता, फुली टैक्सेबल। कितना हो जाएगा? 300 × 12, 3600। इसके बाद आपको दिया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 230 रुपए महीना, ये आपका कैटेगरी में आता है। 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेंट हो जाता है, तो इसमें 130
मल्टीप्लाई बाय इन 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 3120 टैक्सेबल हो जाएगा, 3120। बस तो ये टोटल कर दो, 1,44,000 प्लस 4,800 प्लस 2,400 प्लस 6,000 प्लस 3,600 प्लस 3,120, ये आ रहा है 163,920। अब 163,920 इसका 10% या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस, विच एवर इज लेस। एक्चुअल हायर चार्जेस कितने हैं? 5,000 रुपये महीना, तो ये हो गया 60,000। विच एवर इज लेस यही आएगा ऑफ कोर्स 163,920 इसके अंदर हम फर्नीचर ऐड कर देंगे दोस्तों। फर्नीचर कैसे ऐड करेंगे? सेम, क्योंकि फर्निश्ड अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है ना, तो उसके लिए हम बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी निकाला था। 2 AC किराए पे, तो 2,000 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 4,000। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ 1 लाख का फर्नीचर, यानी 10,000। तो ये हो गया टोटल कितना? 30,392। क्या यहां तक क्लियर है बच्चों? आंसर 30,392 आएगा इस पार्ट का। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये हो गई हमारी एकोमोडेशन की परक्विजिट, मतलब एकोमोडेशन परक्विजिट वैल्यू कैसे निकालनी है। डन बच्चों, मैं अगले टॉपिक पे बढ़ता हूं। नाउ हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला परक्विजिट है, अगर हम बात करें तो वो है यूज ऑफ मोबाइल एसेट। दोस्तों, अगर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को एक एसेट दे दिया, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर दे दिया, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगा? निल। लैपटॉप परक्विजिट क्या होगा? निल होगा लैपटॉप कंप्यूटर, है ना, जो कंपनी ऑफिस के लिए देती है जनरली। एनी अदर मूवेबल एसेट दे तो क्या होगा? 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट। अगर एसेट खरीद कर दिया और अगर किराए पर लेकर दिया तो एक्चुअल हायर चार्जेस। क्या ये बात हम लोग जानते नहीं है? अभी अभी हम कर भी रहे थे, फर्नीचर वाले में ऐसे ही तो किया था हमने। नाउ नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ मूवेबल एसेट। अगर मूवेबल एसेट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेच दिया है, तो ऐसे केस में परक्विजिट कैसे निकालेंगे? अगर जो उसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू मतलब जितने का वो कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो उसकी बुक वैल्यू है, उसमें से अगर मैं सेलिंग प्राइस माइनस कर दूं, उसमें से क्या माइनस कर दूं? सेलिंग प्राइस। तो परक्विजिट की वैल्यू क्या बनेगी? बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब मैं 1 लाख रुपए का चीज को बेच सकता हूं और उसको मैंने अपने इंप्लॉय को सिर्फ 40,000 में दे दिया, तो 60,000 रुपए इंप्लॉय के बच गए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि गवर्नमेंट को कभी बचत बर्दाश्त नहीं होती कि कोई पैसे के किसी के पैसे बच रहे हैं, तो आपके अगर पैसे बच रहे हैं तो उस पर टैक्स लग जाएगा। बच्चों, ये बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? बुक वैल्यू इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। सर, ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? डेप्रिसिएशन के रेट्स होते हैं कि कंप्यूटर लैपटॉप पे 50% ऑन WDV बेसिस, मोटर कार पे 20% ऑन WDV बेसिस, एनी अदर मूवेबल एसेट हो तो 10% ऑन SLM बेसिस। डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर अ कंप्लीट ईयर ओनली। डेप्रिसिएशन हर बार कंप्लीट ईयर के लिए ही निकाला जाएगा, यानी मंथ्स और डेज को क्या करना होगा? इग्नोर। मंथ्स और डेज को क्या करना होगा? इग्नोर। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब इसके ऊपर भी देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। यूज सेल ऑफ मूवेबल एसेट पे, ये देखो सेल ऑफ मूवेबल एसेट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे सारे। फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द फॉलोइंग केसेस। Assume assessment year 24-25. X is given a laptop by employer for using it for office. Value of perquisite क्या होगी? Nil. लैपटॉप के लिए क्या होगी? Nil. पहले पार्ट का आंसर क्लियर है। दूसरे पार्ट का आंसर है कि 15 अक्टूबर 2023 को कंपनी ने म्यूजिक सिस्टम दे दिया है अपने एम्प्लॉय को। कितने रुपए का है? 15,000 रुपए का है। तो बताओ सेकंड पार्ट का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर है
क्वेश्चन नंबर है 36। क्वेश्चन नंबर है 36। तो पहले पार्ट का आंसर तो निल हो गया। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो वो 15 अक्टूबर को दिया गया 15,000 रुपए का म्यूजिक सिस्टम। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 10% मल्टीप्लाई बाय अक्टूबर 15 से, तो अक्टूबर 15 यानी आधा महीना अक्टूबर का हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5.5 महीने, 5.5 महीने डिवाइडेड बाय 12। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चों मुझे बताओ कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5.5 बाय 12 विच इज इक्वल टू 687.5। बस इतना टाइम आपने यूज किया तो इस यूजेज के बेसिस पे टैक्स लगा दिया। क्या ये बात क्लियर है? इस यूजेज के बेसिस पे क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। क्या ये बात क्लियर है? नाउ एम्प्लॉयर सेल्स द फॉलोइंग एसेट्स टू एम्प्लॉय ऑन जनवरी 1, 2024। 1 जनवरी 2024 को एम्प्लॉयर ने कुछ एसेट्स एम्प्लॉय को बेच दिए हैं। और वो क्या क्या बेचा है? कार बेच दिया है, कंप्यूटर बेच दिया, फ्रिज बेच दिया। क्वेश्चन कह रहा है बिफोर जनवरी 1, बिफोर सेल, अच्छा बिफोर सेल ऑन जनवरी 1, 24 दीज एसेट्स वर यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पस। आप इन्हीं एसेट्स को पहले बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे थे, आपने अपने एम्प्लॉय को ये एसेट बेच दिए, तो कार बेच दी। ओके, तो तीसरा पार्ट जो है इसमें हम लोग एक एक करके निकालेंगे। ये सेल ऑफ मूवेबल एसेट है ना। अब सेल ऑफ मूवेबल एसेट में अगर हम कार की बात करें तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकलेगा? बताओ, वैल्यू ऑफ परक्विजिट कैसे निकलेगा? जब बुक वैल्यू ज्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस से। अब सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कितना है, 2,10,000। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमें बुक वैल्यू नहीं पता। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पता है कार के केस में डेप्रिसिएशन लगता है 20% ऑन WDV बेसिस। तो कार की कॉस्ट कितनी है? कार की कॉस्ट है 6,96,000। अब आपको यह चेक करना है कि कार 15 मई 21 को खरीदी गई थी और कब तक हमने बेचा? 1 जनवरी 24। तो अगर मैं इस हिसाब से देखूं और कंप्लीट ईयर देखूं तो उस हिसाब से 15 मई 21 से 15 मई 22, 15 मई 22 से 15 मई 23 और 15 मई 23 से 15 मई 24 तक तो जा नहीं रहा, तो 2 ही साल कंप्लीट होते हैं। तो मैं कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाऊंगा WDV बेसिस पर। कितना मैंने लिखवाया हुआ है? 50% के बाद कितना लिखवाया हुआ है कार पे? कार पे 20% है ना, 20% ऑन WDV बेसिस। तो 20% लगा दो 6,96,000 पे, 1,39,200। ये माइनस कर दो, कितना आ गया? 6,96,000 माइनस 1,39,200 विच इज 556,800। ये आ गई हमारी बुक वैल्यू। इसमें से फिर डेप्रिसिएशन माइनस करो, कितना? 20%। ये आया 1,11,360। ये माइनस करने के बाद आई बुक वैल्यू जो हमें चाहिए 105 445,440। ये आ गई बुक वैल्यू। अब बच्चों बताओ, बुक वैल्यू आ गई 445,440 माइनस 2,10,000। तो क्या आया परक्विजिट की वैल्यू? 2,35,440। ये हो गया कार के केस में 2,35,440। ऐसे ही आप कंप्यूटर के लिए भी निकाल सकते हो। कंप्यूटर के केस में कि भी कैसे निकालना है? वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? बुक वैल्यू तो हमें निकालनी है। अब कंप्यूटर के केस में आपको याद है कि क्या था? 50% WDV। तो कंप्यूटर के केस में बुक वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताओ? कॉस्ट उसकी कितनी दी हुई है? 1,17,000। डेप्रिसिएशन माइनस करो 50%, तो कितना आएगा? 58,500। फिर वैल्यू आई 58,500। ये आ गई WDV। फिर इसके बाद फिर से आपने डेप्रिसिएशन निकाला 58,500 का 50% विच इज
29,250 और वैल्यू आई 29,250। बच्चों ये जो वैल्यू आई ये WDV आ गई, यानी यही बुक वैल्यू है। अब 29,250 की जो चीज है ना, इसको कितने में बेचा? 24,270 में बेचा। कितना सस्ता बेच दिया भाई? काफी सस्ता बेच दिया, 4,980 रुपए सस्ता बेच दिया, इसलिए इतने पैसे बच गए और ये हो जाएगा परक्विजिट कंप्यूटर के केस में। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही आप निकाल लो किसके लिए? फ्रिज के लिए। फ्रिज के लिए। अब फ्रिज के लिए जब मैं निकालूंगा तो मेरे को पता है कि यहां पर जो यूजेज है वो है 15 मई 21 से लेकर कब कहां तक? 1 जनवरी 24 तक। अब इस केस में कार की फ्रिज की कॉस्ट आपको दी हुई है, फ्रिज की कॉस्ट आपको दी हुई है कितनी? 40,000। और इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना है। बच्चों पहले तो बताओ, ये एनी अदर मूवेबल एसेट है तो एसएलएम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एसएलएम। अब एसएलएम लगाएंगे 10% पर एनम एसएलएम, 2 सालों का लगाना है। तो क्या मैं सीधा 20% ना कर दूं? एक ही बात है ना, 10% हर साल 10% लगेगा, तो 10% 2 सालों पे 20% हो गया, तो 8,000 रुपए। तो वैल्यू कितनी आई? 32,000 की चीज है ना। और आपको बेचा कितने का वो एसेट? 1,000 में। कितना सस्ता बेच दिया? 31,000 सस्ता बेच दिया। तो ये बन गया वैल्यू ऑफ परक्विजिट। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? खत्म। तो इसी प्रकार आपको निकालना है सेल ऑफ मूवेबल एसेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेल ऑफ मूवेबल एसेट। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को लोन दे दिया और उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय को लोन दे दिया और आप पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया, तो जो भी लोन एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, उस हिसाब से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और वो इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल होगा, क्योंकि आपके पैसे तो बच गए। भाई यही लोन मार्केट से लेते तो आपको पड़ता ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर आप कोई लोन मार्केट से ले नहीं रहे हो, ठीक है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके वो जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट आपको क्या होना चाहिए? टैक्सेबल। सो इफ लोन इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर ऑन इंटरेस्ट फ्री बेसिस, तो एसबीआई का रेट लेंगे फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पे, जो भी चल रहा होगा वो इंटरेस्ट आपको टैक्सेबल कर देंगे। अगर लोन रीपे किया गया है इन रेगुलर इंटरवल्स, अगर लोन की रीपेमेंट रेगुलर इंटरवल्स में होती जा रही है, तो ऐसे केस में हम मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस निकालेंगे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस निकालेंगे और उसके बेसिस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। हाउएवर अगर लोन 20,000 रुपए तक का होगा, या फिर अगर लोन मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए लिया गया है इंप्लॉयर से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होगी। फिर से बोलो, अगर लोन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निल होगी। और अगर लोन 20,000 रुपए तक का है तो भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या होगी? निल। इज दैट क्लियर? अगर कोई इंटरेस्ट इंप्लॉई से चार्ज कर लिया गया है तो वो पैसा वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से लेस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर कुछ चार्ज किया गया तो वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट में से लेस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मैं आ जाऊं, मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं इसके ऊपर भी। अब जैसे ये है, ये तो आसान है, 14 लाख का लोन है, ठीक है, 1 जून 2023 को लिया था और 5% आपसे लिए गया। एसबीआई का रेट कितना दिया? 10.75। तो बड़ी सिंपल सी बात है, 10.75 में से 5% माइनस कर दो, कितना टैक्सेबल होगा बताओ? 5.75 है या नहीं? अगर मैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूं, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करता हूं, तो ऐसे केस में 1 जून 23 को लोन लिया है, 31 मार्च 24 तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 14 लाख का लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10.75 माइनस 5%, यानी 5.75 डिवाइडेड बाय 100 इनटू कितने महीने? जून 1 से लेकर 31 मार्च, यानी 10 महीने। तो बस सिंपल है ये तो 14 लाख का लोन आपको इंटरेस्ट फ्री बेसिस पे मिला, जिसने इंटरेस्ट कंसेशनल पे मिला, क्योंकि आपको
कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इंटू 10/12, तो ये आपको टैक्सेबल होना चाहिए 67083। इज दैट क्लियर? 34th क्वेश्चन देखो बच्चों, अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हो, 20,000 रुपए हर महीने किस्तें दे भी रहे हो, कौन सी तारीख को लिया? 1 दिसंबर, तो ऐसे केस में परक्विजिट क्या होगा? तब यहां पर क्योंकि रेगुलर इंटरवल्स आ गए ना, तो अब आपको यहां पर क्या निकालना चाहिए? मंथ एंड, एक तरफ लिखना चाहिए मंथ एंड, एक तरफ लिखना चाहिए मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस। फिर आपको लिखना चाहिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब इसके लिए क्या करें बच्चों? 5 लाख का लोन लिया था 1 दिसंबर को, दिसंबर एंड में क्या 20,000 रुपए की किस्त दे दी होगी? बोलो हाँ या ना? यस, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ आप हर महीने 20,000 दे रहे हो। तो बताओ, मैं कह रहा हूं दिसंबर, तो दिसंबर 23 कितना अमाउंट पेंडिंग होगा? 480। तो 480 के ऊपर आपको निकालना है 10%। कितने महीने के लिए? 1 महीने के लिए, क्योंकि जनवरी 24 में जाके सिचुएशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी? फिर 20,000 किस्त दे दी तो 460 रह गया, तो 4,60,000 10% इंटू 1/12। ऐसे ही फेब 2024 440 इंटू 10% इंटू 1/12, और ऐसे ही मार्च 24 420 रह जाएगा, क्योंकि 20,000 की किस्त एक और चली जाएगी, तो 420 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो जरा बता दो कितना आ रहा है? मेरे को लगता है ये आ रहा होगा 15,000 रुपए। कितना आ रहा होगा? 15,000। आप चेक कर लो। बस इसी प्रकार आपको परक्विजिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर रेगुलर इंटरवल्स में कुछ ना कुछ किस्तें दी जाती हैं, तो आप मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस निकालोगे एट द एंड ऑफ द मंथ, हर महीने के महीने एंड में, ठीक है? और उसका इंटरेस्ट निकाल लोगे। हर महीने का इंटरेस्ट अलग अलग निकालोगे, क्योंकि ये दिसंबर मंथ का है, ये जनवरी, फिर फेब, सबका अलग अलग निकालोगे। क्या ये बात क्लियर है? दैट्स इट। यस एवरीवन। तो आज के लिए करते हैं इतना ही। मैंने आपके साथ कुछ परक्विजिट्स कर लिए हैं, कुछ छोटे मोटे और परक्विजिट्स रहते हैं, अगली क्लास में हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में मैं लाइव नहीं आने वाला हूं भाई, मैं आपको रिकॉर्डेड देने वाला हूं, क्योंकि बच्चे आते हैं नहीं, ठीक है? तो मैं अगली क्लास में आपको रिकॉर्डेड देने वाला, ठीक है? सेम टाइम मिलते हैं बट रिकॉर्डेड में, और मैं वहां पे अवेलेबल हूंगा, बट स्टिल मैं लाइव नहीं हूंगा, ठीक है?